गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मैं योगेश झा आरएसके आईआईटी कानपुर से आपको ऑनलाइन सेशन में कुछ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूं, है ना। तो आप सभी को भी ये प्रैक्टिकल हमारे साथ करने हैं। फिजिक्स वाले आपको करने होंगे, आज केमिस्ट्री वाले नहीं करने हैं। तो पहले हम फिजिक्स के करेंगे, उसके लिए आप किट से कुछ सामान निकाल लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको। आपके पास लेंस है, तो ये लेंस निकालना है। मिरर निकाल के रख लीजिए। मिरर में आपके जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो निकालने हैं, ठीक है। और एक स्क्रीन होगी आपके पास, प्लेट होगी पूरी एक, इसको स्क्रीन का तरह यूज करेंगे हम आज। दूसरा ये स्टैंड है, जिसमें इस तरह के दो स्टैंड होंगे आपके पास, उसको हम यूज करेंगे। एक आपको कैंडल चाहिए, जिसको किसी लकड़ी के गुटके के ऊपर या किसी चीज के ऊपर आप लगा लेंगे। एक माचिस चाहिए, ठीक है, ओके। ये स्टैंड है, इसको आपको लगाना है, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास रहेगा। अब पहले हम फिजिक्स के प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में देखते हैं। तो हम लेंस के आज फोकल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, पहले उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो एक होता है प्रैक्टिकल के द्वारा निकालना और एक होता है एक्टिविटी के थ्रू, जिसमें कि हम एक रफ आइडिया निकालते हैं कि फोकल लेंथ इतनी होगी। तो अनुमानित फोकल लेंथ किसी लेंस की निकालने के लिए हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो आपको उत्तल दर्पण की अनुमानित फोकल लेंथ निकालनी है, यानी फोकस दूरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास लेंस है, उस लेंस में देखिए कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। जो उत्तल लेंस है उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, जो अवतल लेंस है उसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो उत्तल लेंस आपको चाहिए, आप उत्तल लेंस निकाल लीजिए, ठीक है। निकाल लिया? यस सर। हाँ। अब ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन को इन दो स्टैंडों के बीच में होल्ड कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपने ये स्क्रीन को होल्ड कर दिया ना। ये मैंने लेंस को स्टैंड में लगा दिया। आप देख रहे होंगे कि ये लेंस कैसे लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। सर इसको बोलते क्या है? किसको? सर जो आपने यही बांधा है। ये आपका क्लैंप होता है। ये ऊपर से आप जब घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे आप देख रहे हैं, इसके दो जबड़े बने हुए हैं, जॉ बोलते हैं इनको। ये दोनों ही ऊपर नीचे होते हैं। ये टैप को जब घुमा रहे हैं देख रहे हैं आप, और इसको आप ओपन कर दीजिए। इसके बीच में आप लेंस को रखिए और लेंस को धीरे से दबाना है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, नहीं तो लेंस टूट सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका लेंस लगा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा घुमा फिरा भी सकते हैं, ऐसे देखिए घूम भी जाता है हल्का हल्का, है ना। घूम रहा है कि नहीं? लेंस लगाया आपने सभी ने। अब देखिए,
आपको क्या करना है, ये जो उत्तल लेंस है इसके द्वारा आपको किसी एक ऑब्जेक्ट जो आपसे काफी दूर हो, जैसे आपके कमरे में जो खिड़कियां हैं, ठीक है ना, उन खिड़कियों से आने वाले प्रकाश को इस लेंस के द्वारा गुजार करके आप स्क्रीन पर डालेंगे और खिड़की की इमेज को बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? और अगर खिड़कियां नहीं है तो आपके रूम में ट्यूबलाइट जल रही होगी। उस ट्यूबलाइट को देखो, काफी अच्छी डिस्टेंस है उसकी, तो इसके लिए हमें दूर वाला ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ट्यूबलाइट के सामने लेंस को करिए और स्क्रीन को भी आप रखिएगा, है ना। या तो खिड़की का बनाइए आप इमेज, या फिर ट्यूबलाइट की इमेज बनाइए। इमेज बन रही है? मैं क्लासरूम में हूं तो मैंने अभी कुछ यहां पर आपको शायद स्पॉट से दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, देखिए ये दिख रहे हैं। ऐसे ही आपको भी ट्यूबलाइट या फिर बाहर की खिड़की की इमेज दिख रही होगी। और हाँ, तो अब आपने लेंस को जहां पर रखा है वहीं रखिए और स्क्रीन जहां रखी है वहीं रखे रहिए। अब आप ये देखिए कि लेंस से स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है, वो आप एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको नापना आता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, यहां हो सकता है मेरी स्क्रीन पे आपको साफ साफ ना दिखाई दे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसमें आपकी इमेज बन रही है, जो आपकी स्क्रीन चल रही है उसी की इमेज बन रही है। ये देखिए, आपको ब्राइट रोशनी दिख रही होगी, थोड़ी सी चमक दिख रही है। हाँ, ये आपकी जो इमेज है वो हम बना रहे हैं। यहाँ पर जो वीडियो यहाँ पर दिख रहा है आपका, उसकी इमेज मैं बना रहा हूं। तो कई सारे मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है आपको स्क्रीन पे ना दिख रहे हो, लेकिन आप अपनी खिड़की का, अपने रूम में लगी हुई ट्यूबलाइट का, उसका स्क्रीन पर इमेज लीजिए और लेंस जहां पर रखा है और जहां पर स्क्रीन रखी है, दोनों के बीच की दूरी का आप अनुमान लगाइए कि वह कितनी दूरी पर है। तो अनुमानित फोकस दूरी निकालने के लिए आपने मेजरमेंट बहुत किया होगा, है ना। कभी कुछ नापते हैं, कभी कुछ नापते हैं, तो एक अनुमान लगाना भी आना चाहिए आपको कि हाँ लगभग इतना होगा। तो इसके बीच की दूरी आप देखिए, तो मेरे पास जो स्क्रीन पर अनुमानित फोकस दूरी आ रही है वो लगभग 20 आ रही है, ठीक है ना। आगे पीछे स्क्रीन को करके एडजस्ट कर सकते हैं, आपको इमेज बढ़िया मिलेगी। और अगर नापना है तो फिर आप स्केल लेकर के नापिए उसको, लगभग 20। अब आप ये बताइए सरोसा भरोसा, यस सर। आपने फोकल लेंथ अनुमानित निकाली? यस सर। कितनी आई है लगभग? एक लोग बोले कोई 14 से 15 सेंटीमीटर। 14 से 15 सेंटीमीटर, वेरी गुड। ये अनुमानित है, ठीक है ना, तो ये कम ज्यादा हो सकती है। बैकुंठपुर कितनी आई है आपकी? 14, 15, 19, 20 कितनी आई है? अच्छा, तो ये अनुमानित फोकल लेंथ निकाली है आपने, है ना। तो इस तरह से आपने एक ही अनुमान वाली निकाली है। इसको आप प्रैक्टिकली निकालेंगे तो जो इसकी पूरा इसका अगर आप
प्रैक्टिकल करके निकालेंगे तो ये फिक्स आपको फोकल लेंथ पता चल जाएगी। तो अनुमानित फोकल लेंथ निकालने के लिए आप लगभग में बता सकते हैं। जैसे किसी ने बताया 15, 14, किसी ने बोला 20, 22, किसी ने बोला 19, 20, है ना। तो ये अनुमानित है। अगर आपको ये बहुत अच्छे से करना है तो घर पर या स्कूल में ही आप एक इंची टेप लेकर के ऑब्जेक्ट को रख करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं और फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल और दिखाऊंगा। तो ये अनुमानित फोकल लेंथ निकालने के लिए आप जरूरी नहीं कि क्लासरूम में ही करें, आप क्लासरूम से बाहर जाकर के किसी भी दीवार पर आप हाथ से लेंस को पकड़ लें और किसी भी दीवार पर आप इमेज बना लें दूर वाली चीज का, और उससे फिर आप अनुमानित फोकल लेंथ निकाल करके अलग अलग वस्तुओं के और फिर उसका एक औसत निकाल लें तो आपको सही फोकल लेंथ लगभग प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सही पता करना है कि इसकी फोकल लेंथ कैसी है तो उसके लिए प्रैक्टिकल करके ही करना होगा, ठीक है ना। तो यहां ये हमारा जो अनुमानित फोकल लेंथ वाला है ये हमारा प्रैक्टिकल संपन्न होता है। अब हम दूसरा प्रयोग करेंगे, ठीक। तो उसके लिए भी हमको इन्हीं उपकरणों की जरूरत पड़ने वाली है। स्क्रीन, स्टैंड, लेंस जो कि आप पहले से लगा कर रखे हैं। इसके बाद अब हम कैंडल लेंगे और माचिस लेंगे, ठीक है ना। दूसरा प्रयोग है हमारा वस्तु की जो इमेज है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हम स्क्रीन पर कैसे लेते हैं। अलग अलग स्थानों पर वस्तु को रखने पर स्क्रीन पर वस्तु की इमेज कैसी बनती है, ठीक है। तो हमारे जो अलग अलग स्थान है वो कैसे देखते हैं उसके लिए हम पहले बता देते हैं आपको। यदि हम लेंस को यूज कर रहे हैं तो वस्तु और स्क्रीन के बीच में लेंस आएगा, ठीक है ना। यदि हम लेंस को यूज करेंगे तो वस्तु और स्क्रीन के बीच में लेंस आएगा, ठीक। तो अब हमारे पास वस्तु का काम क्या करेगी, ये कैंडल, इसको हम जला देंगे। ये मैंने कैंडल जला दी है। अगर आपके पास भी कैंडल है तो आप जला लीजिए। अब मैंने क्या किया, ये स्क्रीन है, ये हमारा लेंस है और ये वस्तु है कैंडल। इस कैंडल की जलती हुई फ्लेम ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी वस्तु का काम करेगी। तो आप अभी देखेंगे कि वस्तु की स्थिति अलग अलग होने पर प्रतिबिंब जो बनता है वो किस तरह का बनता है, ठीक है ना। अगर आपने प्रकाश का लेसन पढ़ा है और यहां तक पहुंच गए हैं तो आपको यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हमारा लेंस जो है उसका एक फोकस होता है, उसका एक वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। इस लेंस के फोकस और वक्रता केंद्र दो बिंदुओं से हम ये पता करेंगे कि वस्तु हमारी कहां रखी है। जैसा कि अभी आपने अनुमानित फोकस दूरी निकाली, मान लीजिए कि इस लेंस की अनुमानित फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि अगर 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ का जस्ट डबल हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र,
ठीक है। अब वक्रता केंद्र के बाहर बहुत दूर अगर चले जाए तो उसको अनंत कहते हैं। सुनाई दे रहा है ना? वक्रता केंद्र से बाहर की तरफ, मतलब लेंस के वक्रता केंद्र से दूर हटें और बहुत दूर चले जाएं, जहां पर हम छू नहीं सकते हैं, जो हमारी पहुंच में नहीं है, उसको बोलते हैं अनंत। और अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हम बनाएंगे, ठीक है। तो वो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। जैसे सूर्य, हम नहीं पहुंच सकते हैं, भले हमें दूरी पता है, लेकिन हम पहुंच नहीं सकते ना अभी भी। तो वो हम मान लेते हैं कि वो अनंत पर रखा हुआ है, लेकिन अनंत पर हम कैंडल को नहीं रख सकते हैं। तो अब कैंडल हमारे पास में है, तो कैंडल को कहां रख सकते हैं? लेंस की वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो पहली स्थिति तो अनंत वाली थी, उसको हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैंडल हमारी अनंत पर जाकर के हम नहीं रख सकते हैं, तो उस स्थिति को छोड़ देते हैं। उस स्थिति में हमारा बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। लेकिन वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हम वस्तु को रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लेंस का अगर फोकल लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता केंद्र इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाहर, यानी वक्रता केंद्र अगर ये जहां मैं हाथ दिखा रहा हूं यहां पर है, तो इसके बाहर यानी दूर रखना होगा। तो कैंडल को इसके बाहर कर देते हैं, मैंने बाहर कर दिया। अब हम स्क्रीन पर लेंस की इमेज को देखेंगे। लेंस हमारा अपनी ही जगह पर रहेगा। इस ऑब्जेक्ट को ही अब हम आगे पीछे करेंगे, तो स्क्रीन हमको आगे पीछे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम लाइट का स्विच ऑफ करते हैं और यहां पर हम देखेंगे स्क्रीन पर कि इस कैंडल की फ्लेम का इमेज कैसा बना। सभी लोग करके देखिए, सभी लोग करके देखिए। दिख रहा है? तो वक्रता केंद्र से आपने बाहर रखा है, और बाहर जब रखा है तो आप देख रहे हो कैंडल की फ्लेम की हाइट देखो। जो कैंडल की फ्लेम है उसकी हाइट देखिए कितनी है, ठीक है। और स्क्रीन पर जो फ्लेम की इमेज बनी है उसकी हाइट देखो कितनी है, छोटी है या बड़ी है? और क्या दिखा? उल्टा दिख रहा है। अच्छा, चलिए, तो उल्टा इमेज बन रहा ना, और जितनी फ्लेम की हाइट है उससे छोटी बन रही है, आप देख रहे होगे। तो जब भी हम वक्रता केंद्र और किसके बीच में रखते हैं, अनंत के बीच में रखते हैं वस्तु को, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। और ये पर्दे पर स्क्रीन पर ले रहे हैं ना, इसलिए इसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि स्क्रीन पर ये बन रहा है। अगर हम इसको वक्रता केंद्र के पास में लाते जाएं, वक्रता केंद्र के पास में लाएं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इमेज क्या होती है, बड़ी हो जाती है ना। ये देखो वक्रता केंद्र के पास में लाए हैं, देखो बड़ी हो गई है। और ये अभी भी उल्टी ही है, लेकिन वक्रता केंद्र के पास लाएं तो बड़ी हो गई। और अगर इसको सही वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो जितनी इसकी हाइट है उतनी ही प्रतिबिंब की भी हाइट होगी। ये जो वस्तु की हाइट है उतनी ही प्रतिबिंब की भी हाइट होगी। अब इसको अगर हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ले आए, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ले आए, तो आप देखो क्या होगा।
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में लगभग ही है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गई है। तो अब आप देखोगे वस्तु की जो हाइट है, यानी इस फ्लेम की जो हाइट है और जो स्क्रीन पर आपको हाइट मिल रही है वो बहुत बड़ी मिल रही होगी, उससे बड़ी मिल रही होगी, ठीक है ना। लेकिन है अभी उल्टी, बड़ी है ना, उल्टी है ये अभी भी, और स्क्रीन पर मिल रही है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है, वास्तविक प्रतिबिंब है, और वस्तु से बड़ा भी हो गया, है ना। तो अब आपने ये देखा, इसी तरह से आप फोकस के पास में ले आओ, और भी जगह पर रख करके देख सकते हो कैसे कैसे इमेज बनती है। अगर मैं लेंस के बिल्कुल पास में ले आऊं तो क्या होने वाला है, देखो, बिल्कुल लेंस के पास में ले आए तो आपको एक केवल गोला दिख रहा होगा, थोड़ा सा चमकता हुआ, वस्तु की इमेज नहीं दिख रही होगी। और कहीं पर भी चाहे स्क्रीन पास में रख दो चाहे दूर रख दो, हर जगह पर आपको वो गोल इमेज ही गोल दिखेगा आपको, ब्राइटनेस। तो अब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा तो ये क्या है, फोकस और लेंस के बीच में आ गई है ना। तो लेंस का जो ध्रुव है उसके और फोकस के बीच में आ गई है। तो जब इस कंडीशन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज स्क्रीन पर आप नहीं ले सकते हो। उत्तल लेंस में यही एक कंडीशन है जिस पर आप स्क्रीन पर इमेज नहीं ले सकते हो, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वर्चुअल यानी कि काल्पनिक होता है, ठीक है ना। तो अब आपको एक होमवर्क देते हैं कि अगर आप इसी प्रैक्टिकल को करें अलग अलग दूरियों पर रख करके तो आप इस लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो ये प्रैक्टिकल कैसे करना है वो हम बता देते हैं। आप एक टेबल लीजिएगा, उस पर जो टेलर के पास फीता होता है ना, सिलाई करने वाले टेलर जो होते हैं उनके पास फीता होता है, उससे कपड़े की नाप करते हैं, वो पूरा फीता लगा देना आप, और लेंस को एक जगह पर फिक्स कर देना। जैसे आपने फीता पूरा लगा दिया, लेंस को बीच में कहीं फिक्स कर दिया, स्क्रीन को भी आप लगा देंगे, ठीक। और लेंस देखना कि लेंस किस लाइन पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट को आप रख देना, उसकी भी लाइन देख लेना कि फीते में किस जगह पर है। लाइन देखने का मतलब माप देखनी है। लेंस से वस्तु के बीच की दूरी आप निकाल सकते हो फीते के द्वारा, ठीक है। स्क्रीन जो आपने रखी है, यहां अगर फीते निशान है तो फीते का निशान आप देखोगे कितनी माप आ रही है, और लेंस किस जगह पर रखा है तो उधर से स्क्रीन के बीच की दूरी निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर हम क्या ले रहे हैं, इमेज ले रहे हैं। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपको मिल गई, ठीक है। ये होमवर्क है, आपको करके देखना है। लेंस से वस्तु की दूरी मिल गई, और लेंस से जो स्क्रीन होगा वही दूरी प्रतिबिंब की मानी जाएगी। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी मिल गई, यानी कि आपको V मिल गया और U मिल गया। अब चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार निशान लगाइए, और फार्मूला एक होता है 1/f = 1/v + 1/u, आप पढ़े होंगे। उसमें इसको आप रखिएगा और f का मान निकालिएगा, और कम से कम 3 से 4 जगह पर रख करके देखिएगा, ठीक है। 3 से 4 रीडिंग लेने के बाद उसका एक आप औसत निकाल देना, जो औसत निकलेगा वही लेंस का फोकल लेंथ होगा, ठीक। ओके, चलिए। तो ये आपका प्रतिबिंब का बनना किसके द्वारा, लेंस के द्वारा। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना प्रयोग यहां पर संपन्न होता है, ठीक है। तो
हम अगले विषय पर चलें। तो हमारा जो अगला विषय है वो है केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान। उस रसायन विज्ञान का हम एक प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग को हम दिखा रहे हैं, आप लोग सिर्फ देखेंगे, करेंगे नहीं। और जब आप करें तो अपने टीचर की गाइडेंस में ही करना है, क्योंकि कोई भी प्रयोग जिसमें कि रसायन विज्ञान के जो प्रयोग हैं वो बहुत ही ज्यादा सावधानी से करने चाहिए, ठीक है ना। तो आज मैं जो आपको प्रयोग दिखाने वाला हूं, उस प्रयोग को आप सिर्फ देखिए। जब कभी आपको करना है आप अपने टीचर से बोलिएगा, वो आपको लैब में लेकर के जाएंगे और वहां पर वो प्रयोग करके दिखा सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा रसायन विज्ञान का प्रयोग है वो है हाइड्रोजन गैस का बनना, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है इसको आज हम सीखेंगे। तो हम किसकी सहायता से बनाने वाले हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। और उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो हम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले सावधानी के लिए ग्लव्स रखने हैं अपने पास, इनको हम पहनेंगे, फिर इस प्रयोग को करेंगे। और एक माचिस चाहिए। आपको इसमें एक पाउडर जैसा कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को? ये जो पाउडर की तरह दिख रहा है ये आपका जिंक पाउडर, जिंक भी एक धातु है। जिंक का प्रतीक क्या है? जिंक धातु है, उसका ये पाउडर है। हाँ, और जिंक का प्रतीक क्या होता है? जिंक का प्रतीक क्या होता है? Zn। वेरी गुड। आपको इस पर लिखा हुआ दिख रहा होगा H2SO4। ये जो हमारे पास बोतल है, इस बोतल में H2SO4 भरा हुआ है और बहुत ही कंसंट्रेट है, यानी सांद्र एसिड है ये। और ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है हमारे लिए, ठीक है ना। जितने भी जीव जंतु उन सबके लिए ये बहुत ही हानिकारक है, ठीक। इसलिए इसका जब भी हम प्रयोग करते हैं तो बहुत सावधानी से करते हैं, ताकि हम या हमारे आसपास के जो भी व्यक्ति जीव जंतु हैं उनको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, ठीक है ना। क्योंकि ये किसी के ऊपर भी अगर डलेगा, पड़ जाएगा, तो वो उस जगह को पूरा गला देता है, जला देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही कंसंट्रेट है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इसको थोड़ा सा तनु अम्ल में बदल दिया है। जो आपको बोतल में दिखाया वो सांद्र था, उसको हमने पहले से ही तनु अम्ल में बदला है, ठीक है। तनु मतलब होता है हल्का, सांद्र मतलब बहुत गाढ़ा, और तनु मतलब हल्का, ठीक है ना। तो ये हल्का जरूर है, लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। ऐसा नहीं कि ये हल्का हो गया तो हानिकारक नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ये मैंने पहले से ही बना के रखा है। इसको बनाने का प्रक्रिया हम आपको अगले प्रयोग में दिखाएंगे जब, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब है,
टेस्ट ट्यूब मतलब परख नली। एक हमने बैलून ले लिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ग्लव्स पहन लेते हैं कि अगर पाउडर डालते समय कुछ इसके छींटे वगैरह हमारे हाथ पर आए तो वो हमारे हाथ पर ना पड़ के ग्लव्स पर पड़े। तो हमने क्या किया, तनु अम्ल लिया H2SO4, ये एक अम्ल है, और इसके साथ में हम जिंक यानी जस्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिंक यानी जस्ता, ये जस्ते का पाउडर धीरे धीरे मैंने ये डाल दिया, ठीक है ना। और इस बैलून को इसके ऊपर लगा देते हैं। ये बैलून को लगा दिया। अब आप देख रहे होंगे इसमें बबल से उठ रहे हैं कुछ, देखिए। और बैलून को भी देखिए जरा, बैलून देखिए, हो गया ना। बैलून देखो फूल गया ना। अभी इसको थोड़ी देर और रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको बबल्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। तो यहां जिंक जो है वो H2SO4 के साथ में रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। अब आपको पता है कि जब भी कोई धातु अम्ल के साथ में रासायनिक क्रिया करती है तो कौन सी गैस बनाती है? हाँ, बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो यहां पर जिंक H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करके कौन सी गैस बना रहा है? हाइड्रोजन गैस। और वो हाइड्रोजन गैस कहां इकट्ठी हो रही है? इस बैलून में इकट्ठी हो रही है, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी इसमें रिएक्शन चल रहा है। तो अब आप ये बताइए कि जब Zn ने H2SO4 के साथ में अभिक्रिया की तो Zn और H2SO4 क्या है? ये Zn और H2SO4 है क्या? नहीं, H2SO4 तत्व तो नहीं है, Zn है आपका तत्व। रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं अभिकारक, ठीक है ना। तो ये रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं। अब इनका रासायनिक क्रिया होने के बाद दूसरी तरफ जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो उत्पाद में हमको क्या मिल रहा है? उत्पाद में एक तो उत्पाद में आपने एक तो बताया कि हाइड्रोजन गैस बनती है, बताया था ना। जो ये हाइड्रोजन गैस है वो भी उत्पाद है। और इसके बाद इसमें एक चीज और होगी, क्या? कि जो हमारा Zn है यानी कि जिंक, वो SO4 के साथ में जुड़ जाता है तो ZnSO4 बनाएगा, ठीक है ना। ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है यानी कि निकल जाती है। तो इस तरह से उत्पाद में हमको दो चीजें मिली, जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हो कि यहां पर H2SO4 में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया Zn ने, और Zn जो है वो SO4 के साथ में जुड़ गया। तो ये
एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम आपको पता करना है। फिर से क्वेश्चन सुन लिए कि इसमें क्या हुआ, Zn ने H2 को रिप्लेस करके, मतलब वहां से उसको विस्थापित कर दिया और SO4 उसके साथ में जुड़ गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में भी भाग होते हैं, वो आगे आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा बैलून अच्छा खासा फूल गया है और इसको जब आप छुएंगे तो ये गर्म भी हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन हो रही होती है तो हीट भी निकलती है। और जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हीट निकलती है तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी। क्योंकि इसमें हीट निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है ये। तो विस्थापन अभिक्रिया भी है, लेकिन एकल विस्थापन अभिक्रिया है, और ऊष्माक्षेपी भी है क्योंकि ऊष्मा निकल रही है, ठीक है ना। तो ऊष्माक्षेपी होती है तो एक और भी होती है ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, तो आप बैलून देख रहे हैं, अच्छा खासा फूल गया हमारा बैलून और इसमें रिएक्शन अभी भी हो रहा है। तो हम इस बैलून को अब निकाल लेते हैं, ठीक है। आपने देखा कि मैंने बैलून निकाल लिया। जो ये हमारा रिएक्शन हो रहा था उसके अंदर जो गैस बन रही थी, उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर, कोनिकल मतलब जो शंकु आकार आपको दिख रहा था ना फ्लास्क, तो उसके अंदर जो गैस बन रही थी उसको मैंने उठा करके मैम से बोला कि इसको खिड़की के बाहर रख दीजिए, क्योंकि रूम के अंदर कर रहे हैं तो उससे जो गैस बन रही है वो आपको सांस लेने में दिक्कत पैदा करेगी, ठीक है। तो उसको तुरंत, जैसे ही आपने बैलून को निकाला इसके बाद तुरंत उसको बाहर कर दिया, उसको रूम के अंदर नहीं रखना है, ठीक। अभी हमारे पास इस बैलून में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। और इस हाइड्रोजन गैस का परीक्षण हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है ना। एक चीज याद रखनी है कि इस बैलून से जो भी गैस है उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है। इसकी क्वांटिटी एक फिक्स होती है। अगर आप टेस्ट ट्यूब में ना ले करके बैलून में ही ये प्रयोग करने लगेंगे तो आपके लिए हार्मफुल है, यानी आपके लिए हानिकारक है। तो हम क्या करेंगे, इस बैलून से टेस्ट ट्यूब में गैस को लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बैलून का जो मुंह है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया और धीरे से, बैलून देखिएगा पिचकेगा भी, मैंने धीरे से बैलून को छोड़ दिया। अब आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब को मैंने ऐसे रखा है, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रखा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब इस तरह से क्यों पकड़े हैं? इसका मुंह नीचे की तरफ है, ऊपर से बंद है, ऐसा क्यों किया मैंने? बताइए। हवा, इसमें हवा है या गैस है? हाँ, तो अब आप गैस के बारे में बताइए, हवा के बारे में नहीं। क्या? हाँ, गैस हल्की होगी, और हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे हल्की गैस है ना, और गैसों में। तो भारी गैस कौन सी है? एयर में तो सभी होती हैं, वो तो मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। तो भारी गैस कौन सी होती है इसके बारे में पता करके आइएगा, अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना।
तो अब आप देखिएगा, इस बैलून को मैंने दूर कर दिया, इसको दूर रखना है। अब मैम से कहेंगे कि आप माचिस की तीली जलाकर इसके पास में लाइए, प्लीज मैम। ये जो साउंड सुनाई देता है इसको बोलते हैं पपिंग साउंड, और ये सिंबल है इस चीज का कि इस परिखनली के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस बनी है। ठीक है ना? हाँ, तो हमारा प्रयोग यहां पर संपन्न होता है। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप H2SO4 एसिड वगैरह का सामान यूज कर रहे हैं तो आपके साथ में आपके गाइड होना चाहिए, मतलब टीचर। उनकी उपस्थिति में ही ये सारे काम करेंगे और बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने आसपास देखना है, भीड़ नहीं लगानी है, ज्यादा सुरक्षित होकर करना है ताकि एसिड वगैरह आपके ऊपर ना आए और दूसरे के ऊपर भी ना जाए। ठीक है? और जितने भी आप उपकरण यूज करेंगे इस प्रयोग में, उन सब को अच्छी तरह से धुल करके रखना है, पानी से साफ करके रखना है। ऐसा ना हो कि करने के बाद आपने छोड़ दिया और फिर हाथ नहीं धुले प्रॉपर और आपने उपकरण नहीं धुले तो वो किसी को भी लग सकते हैं, वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहां पर हमारा आज का ऑनलाइन प्रयोग करने का सेशन समाप्त होता है। आपसे अगले ऑनलाइन सेशन में फिर से मिलेंगे। ठीक है? थैंक यू।